बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है ओस्मोरेगुलेशन। इधर से हम जो है ना अपने लेक्चर का दोबारा आगाज़ करते हैं। वाटर रिलेशनशिप ऑफ सेल्स। हर सेल्स के अंदर जो है ना वाटर होता है मखसूस अंदाज में, और मखसूस अंदाज में उसके क्या हैं, सल्यूट्स होते हैं। और वाटर ने उन सल्यूट्स को क्या किया होता है, डिज़ोल्व किया होता है। इसलिए हम इसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं। वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ सल्यूट इन सेल्स। सेल के अंदर जो हमारे पास सल्यूट होते हैं वो वाटर ने डिज़ोल्व किए होते हैं। ज़्यादातर साइटोसोल हमारे पास क्या होता है, वाटर पर मुश्तमिल होता है, और हमारे पास ये वाटर ही सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है सेल के सल्यूट्स के लिए। और हर सेल के अंदर डेफिनेट अमाउंट होती है वाटर की, और हर सेल जो है वो अडाप्ट करता है कि उसकी जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर है वो मेंटेन रहे, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो जो है वो मेंटेन रहे। और इसके लिए वो क्या करता है, होम्योस्टेसिस। और इसको मैकेनिज़्म को मेंटेन रखने के लिए जो हमारे प्रोसेस हमारे पास होता है वो उस प्रोसेस होता है होम्योस्टेसिस। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सेल जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। कभी हमारे पास वाटर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सर्दी आ जाएगी। इट में अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल कंसनट्रेशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जो डाइल्यूट हो, जिसमें जो है ना सल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो और हमारी बॉडी के अंदर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, तो उसको हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। या ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, हमारी बॉडी में वाटर की कंसनट्रेशन एज़ कम्पेयर टू कम हो, तो हमारे पास क्या है, वो इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहलाता है। ये रिलेटिव जो है ना अमाउंट ऑफ सॉल्ट की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर फ्रेश वाटर में हमारे पास ज़्यादा जो है एज पर सरफेस एरिया हमारे पास साल्ट क्या होते हैं, कम होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो है जो कि फ़्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर जो है ना सल्यूट की मिकदार क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये वैसे ओवरऑल सारे जो है ना उसके इन्वायरमेंट की नहीं बात होती है, पर सरफेस एरिया की बात होती है। वैसे तो अगर सल्यूट सारे वाटर के किसी दरिया से अगर निकाल ली जाए तो वो शायद किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ज़्यादा हों, लेकिन पर सरफेस एरिया हमारे पास हमारी बॉडी के सल्यूट ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होगा वो हाइपरटोनिक होगा, और इन्वायरमेंट जो है सराउंडिंग वाला वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा। और इसके अपोजिट सीमत में अगर उधर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है बरीनी इन्वायरमेंट में, तो उसको हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। और अगर उसकी कंसनट्रेशन सेम है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन है वाटर की और सल्यूट्स की, तो उसको आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये तीन टर्म्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हमारे बॉडी के अंदर कम है, इसलिए साल्ट की कंसनट्रेशन कम है, तो बाहर से वाटर हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में ये होगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ओस्मोटिकली ओस्मोसिस के ज़रिए से बॉडी के अंदर जो है ना वाटर आ जाएगा। और हाइपरटोनिक की बात करें तो हम हमारे बॉडी के अंदर साल्ट आ जाएंगे, या हमारी बॉडी का वाटर क्या है वो ओस्मोटिकली बाहर चला जाएगा। दस इट में भी हार्मड। इस तरह अगर वाटर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो सेल हमारा टर्जिड हो जाएगा, और वो भी हार्मफुल सबब काज कर सकता है। आगे अगर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें तो ये क्या कहता है, जो है सेल का सलूशन हमारे पास उसको कंसनट्रेटेड कर देता है। कंसनट्रेटेड किस तरह कर देता है, बाहर से साल्ट अंदर आ जाते हैं, या हमारी बॉडी का जो है वाटर वो बाहर चला जाता है, और हमारी जो है सेल वो श्रिंक हो जाते हैं लॉस ऑफ वाटर की वजह से। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन होती है, होम्योस्टेसिस की एक किस्म है ओस्मो रेगुलेशन। तो इस तरह वाटर और साल्ट जो है ना वो आपस में बैलेंस में आ जाते हैं। वाटर जो है जो हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में
बाहर जाना है वो वाटर को बाहर नहीं जाने दिया जाता, और जो साल्ट अंदर आते हैं उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाहर। और हमारे पास इस तरह फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर के ऑर्गेनिज्म की अडाप्टेशन भी अलग होती हैं, और उनको भी हम आपस में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सेल पर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट का असर रहता है। अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो सेल के अंदर जाएगा वाटर और हमारा सेल हो जाएगा टर्जिड। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट नॉर्मली जैसा हमारा इन्वायरमेंट वैसा हमारा सेल, तो ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा वाटर, तो नॉर्मल जो है हमारे पास उसका साइज़ रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास श्रंकन हो जाए, मतलब हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो बाहर, तो बाहर तो हमारी सेल का जो है वाटर वो बाहर चला जाएगा और हमारा जो है सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये दोनों ये जो है ये कंडीशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। और ये आइसोटोनिक रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। उसमें रेगुलेशन जो प्लांट में किस तरह होती है, सबसे पहले तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के इन्वायरमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स हो सकते हैं ऐसे जहाँ वाटर बहुत ही ज़्यादा हो, मॉडरेट अमाउंट में हमारे पास वाटर, जहाँ मॉडरेट अमाउंट में वाटर हो वो, और कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो कि बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन में पाए जाते हों। तो ये 3 किस्म की टाइप्स हो सकती हैं। और वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स, और जो कि मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं उनको मीज़ोफाइट्स, और जो कि टर्शियल इन्वायरमेंट में ड्राई में इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको ज़ीरोफाइट हम कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अब आगे चलते हैं, हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट में वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इधर से इन्होंने जो है ना इनके बॉडी के अंदर इनके अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है जिसको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने के लिए इनके पास कौन से प्रोसेस होते हैं, इनके पास फ्लडिंग ऑफ वाटर होती है। तो इनमें से लीव का सरफेस एरिया, इनके लीव बहुत ज़्यादा बड़े सरफेस एरिया वाले होते हैं। सबसे पहले इनकी अडाप्टेशन रहती है ताकि इन ट्रांसपैरेशन की वजह से इनका जो है ना वाटर लॉस हो जाए, और वाटर जो है जो इजाफी इनकी बॉडी में आया है वो एवेपोरेट हो जाए। तो और एक तो इनके पास जो है हमारे पास लीव्स बड़े चौड़े होते हैं, और उनके ऊपर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, ऊपर वाली सतह पे पाए जाते हैं और नीचे वाली सतह पे भी पाए जाते हैं। हाँ, और ज़्यादातर अपर सरफेस पर पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को फेस करते हैं, और डायरेक्टली वहाँ से हमारे पास वाटर वेपर निकल जाते हैं। मीज़ोफाइट प्लांट्स इधर इसकी बात करें तो इसकी मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है, मतलब कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा होती है, मतलब एवरेज जो है वो कांस्टेंट रहती है, एवरेज जो है वो एवरेज के आसपास ही रहती है। मतलब जब ज़्यादा वाटर आ जाता है तो इसको ये खारिज कर देते हैं, और जब वाटर की कमी हो जाती है तो फिर उसको कंजर्व करते हैं। जब सफिशेंट सप्लाई होती है वाटर की तो स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं, तो वाटर इजाफी जो है वो लॉस हो जाता है उसका। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो स्टोमेटा हमारे पास क्लोज हो जाते हैं, तो इस तरह हमारे पास लॉस ऑफ वाटर से वो बच जाते हैं। अगर इसकी एग्जांपल की हम बात करें, जो कि एग्जांपल भी बहुत औक़ात पूछी जा सकती हैं, तो ब्रासिका, रोज़ और मैंगो ये इसकी एग्जांपल हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेनली हमने एमसीक्यूज़ के रेफरेंस को ही जान के आगे आगे चलना है। आगे ज़ीरोफाइट्स की बात करें तो इसमें वाटर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी इनकी ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा इधर हमारे पास वाटर कम मिलेगा। तो इस तरह ये इनके पास अडाप्टेशन इस तरह होंगी कि वाटर लॉस को ये बचाएं, वाटर को कंजर्व करें। तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपरेशन रेट को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। ट्रांसपरेशन रेट को ये कम करेंगे तो इसके लिए समाल थिक लीव्स होंगे इनके, ये एक अडाप्टेशन होगी। इनके पत्ते छोटे छोटे होंगे ताकि, और उन पे स्टोमेटा भी ऊपर नहीं होंगे नीचे होंगे ताकि एवापोरेशन से हमारे पास वाटर लॉस कम से कम हो। आगे क्यूटिकल जो होगी इनकी वो थिक होगी, वैक्सी होगी और लेदरी होगी, जिससे ट्रांसपरेशन वैसे ही बड़ी मुश्किल होगी। तो स्टोमेटा लोअर सरफेस ऑफ लीव्स पर होंगे, ये भी इनकी अडाप्टेशन है। और सारे के सारे ये एमसीक्यूज़ हैं लोकेटेड और डिप्रेशन में हैं। ये एमसीक्यूज़ बड़ी दफ़ा आ चुका है कि किस किस्म के प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर होते हैं पोजीशन में और डिप्रेस्ड होते हैं, तो ज़ीरोफाइट्स के।
कुछ इसकी एग्जांपल आ गई है तो कैक्टस। तो ड्राइएस्ट सीज़न जब आता है तो अपने लीव्स जो हैं ये शेड कर देते हैं, जहाँ से ट्रांसपिरेशन का खतरा हो उससे भी जान छुड़वा देती है। और उसका जो है ना स्टेम्स वही फोटोसिंथेटिक होते हैं, वही इसके लिए शुगर वगैरह बनाते हैं। और रेनी सीज़न में स्टेम में ही हमारे पास वाटर स्टोर होता है और जो कि ड्राई कंडीशन में हमारे पास काम आता है। तो ये इनकी अडाप्टेशन होगी हमारे पास। आगे चलते हैं। एनिमल्स में कि हम अडाप्टेशन करेंगे, ये हमारे पास हेड्रोफाइट्स हैं और ये हमारे पास ज़ीरोफाइट हैं। उसमें रेगुलेशन एनिमल्स, अब एनिमल्स को रेगुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास प्लांट का जो सेल होता है उसके गिर सेल वाल होती है, वो प्रेशर जो वाटर उसके अंदर अगर ज़्यादा आ जाता है उसके प्रेशर को वो बियर कर सकता है। लेकिन प्लांट जो है वो वाटर अगर उसके अंदर ज़्यादा आ गया है तो उसकी जो है ना सेल मेम्ब्रेन वो हमारे पास क्या करेगी, बर्स्ट कर दी जाएगी और सेल की लाइसिस हो जाएगी। इस तरह इसको एक्टिवली रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को एनिमल को हम दो किस्म की कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। इसकी बुनियाद पर एक ओस्मो कन्फार्मर्स होते हैं हमारे पास और दूसरे ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। जो ओस्मो कन्फार्मर होते हैं उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो हमेशा आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जैसा होता है। इस तरह ना इनकी बॉडी के अंदर वो वाटर आता है और ना वो एक्सेस वाटर इनकी बॉडी से निकलता है, ना एक्सेस साल्ट आते हैं, मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट इनका कांस्टेंट रहता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसी फिशेज़ होती हैं जो बिल्कुल मैरीन होती हैं और इनकी बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वही बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट होता है, तो वो उस उधर सर्वाइव कर जाती हैं। जैसे ज़्यादातर हैग फिशेज़, जैसे इनवर्टिब्रेट फिशेज़ हमारे पास वो, और हैग फिशेज़ बोनी फिशेज़ में से, तो ये ओस्मो रेगुलेट कर जाती हैं। ज़्यादातर मैरीन इनवर्टिब्रेट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी का जो है इन्वायरमेंट जो वो सेम नहीं रहता, मतलब इनका इन्वायरमेंट सेम नहीं रहता और उनको इन्वायरमेंट अगर ज़्यादा हाइपरटोनिक कंडीशन में आ जाएं तो उनकी बॉडी से जो है क्या होता है, साल्ट अंदर आ जाते हैं उनके बॉडी से और उनकी बॉडी से पानी निकल जाता है। तो उनको रेगुलेट करना पड़ता है एक्टिवली, ताकि उनकी हाइपरटोनिक कंडीशन में जो है उनकी बॉडी में से वाटर लॉस ना हो। और जब हमारे पास हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर की फ्लडिंग भी ना हो। तो इधर जो है ना बॉडी की कंसंट्रेशन, बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से डिफ़र करती है। तो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर आ जाता है और उस वाटर को ये एक्टिवली क्या करते हैं, रेगुलेट करने के लिए सक्रीट करते हैं। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में इनके बॉडी के अंदर साल्ट आ जाता है और उस साल्ट को जो है ना ये रिमूव करने के लिए एक्टिवली जो क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो इस लगा क्योंकि ये ओस्मो रेगुलेशन करते हैं इस तरीके से, इसलिए इनको नाम दिया जाता है ओस्मो रेगुलेटर्स का। इनको नाम दिया जाता है ओस्मो रेगुलेटर्स का। ये आ गई हमारे पास। आगे अडाप्टेशन, मतलब मैरीन फिशेस की अगर बात करें तो ये ज़्यादातर अडाप्टेशन करती हैं और टर्शियल इन्वायरमेंट में जो मैरीन होती हैं वो इन्वायरमेंट करती हैं। तो उनकी हर एक जिसका जितना इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा उसकी अडाप्टेशन भी उतनी डिफरेंट होगी। फ्रेश वाटर वाली अलग उनकी होगी अडाप्टेशन, मैरीन वालों की अलग होगी अडाप्टेशन, और टर्शियल इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स की अलग अडाप्टेशन होगी। और हम अब इनको बारी बारी पढ़ेंगे, मैरीन को भी पढ़ेंगे, फ्रेश वाटर को भी पढ़ेंगे, और टर्शियल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल किस तरह ओस्मो रेगुलेटर होते हैं, किस तरह ओस्मो रेगुलेट करते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है हमारे पास। अब ओस्मो रेगुलेशंस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैरीन इन्वायरमेंट्स की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो मैरीन इन्वायरमेंट में आप जानते हैं कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है और इसको से वो वाटर लॉस या इनकी बॉडी के अंदर वो सॉल्ट आने का ख़तरा होता है। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो मैरीन के इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे हम पहले ही पढ़ा है ओस्मो कन्फार्मर में, ये होती है ओस्मो कन्फार्मर हैं। इनके बॉडी का जो है इन्वायरमेंट वो वेरी करता ही नहीं है इन्वायरमेंट से, तो इसको किसी किस्म की जो है ना ओस्मो रेगुलेशन की इनको ज़रूरत नहीं होगी। अगर वर्टिब्रेट्स
ये तो इनवर्टिब्रेट का इधर ही खाता ख़त्म। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो हैग फिशेस जो पहले हम पढ़ चुके हैं, वो भी आइसोटोनिक टू एनवायरनमेंट होते हैं, वो भी ओस्मोकन्फॉर्मर ही होते हैं एक किस्म के सराउंडिंग सी वाटर में। तो ये भी इनका भी इधर खाता ख़त्म। अब आगे आ जाते हैं हम कार्टिलेजिनस फिशेस। ये कार्टिलेजिनस फिशेस में इनके बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में ये साल्ट आता है, तो लेकिन इनके बॉडी के अंदर जो नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है वो लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन होती है और उसको वो मेंटेन करती हैं। किसके लिए, किस तरह इनके बॉडी के जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसमें साल्ट कम होता है, बाहर साल्ट ज़्यादा होता है। जब साल्ट अंदर आता है तो वो उसको ओस्मो रेगुलेट करती हैं। उस ओस्मो रेगुलेशन के लिए क्या चीज़ें करती हैं, तो आइए जानते हैं। तो किडनी जो है ओस्मो रेगुलेशन के लिए जो साल्ट क्या होती है उसको एक्सक्रीट करती है गिल्स के ज़रिए से, और एक गिल्स के ज़रिए से साल्ट को एक्सक्रीट किया जाता है जो इनके बॉडी के अंदर इजाफी आता है। और कुछ जो है ना साल्ट एक्सक्रीटिंग आर्गन्स भी होते हैं जैसे रेक्टल ग्लैंड, ये भी एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेक्टल ग्लैंड और गिल्स के ज़रिए से जो हमारे पास बोनी कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं वो अपने साल्ट क्या करती हैं, रिमूव कर देती हैं। तो इसके लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स जो है ना वो यूज़ करती हैं, क्योंकि साल्ट इनकी बॉडी के अंदर कम है। जब आएगा तो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट, तो उसको वो एक्टिवली लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूवमेंट उसकी करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, एटीपी यूज़ होगी, यूज़ होगा, एक्टिवली एनर्जी का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कंडीशन। अगर कुछ फिशेस ऐसी होती हैं, सम फिशेस, और इनमें लो साल्ट इन बॉडी, उनमें बॉडी में साल्ट तो कम होता है, लो साल्ट इन बॉडी, बट हैव रेंडर्ड दीज हाइपरटोनिक टू डाइट ऑफ सी वाटर। लेकिन वो इस तरह उनकी अडाप्टेशन करती हैं, उनके साल्ट में साल्ट कम होता है फिर भी उसको हाइपरटोनिक, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को वो हाइपरटोनिक बना देती हैं सी वाटर के ज़रिए से। क्योंकि उनके वो जब अपने बॉडी के अंदर एडिक्वेट अमाउंट में यूरिया कंसन स्टोर कर लेती हैं, साल्ट कम होते हैं लेकिन यूरिया सल्यूट वगैरह उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, हाइपोटोनिक की बजाय। लेकिन यूरिया जो है, यूरिया की एक ख़राबी ये है कि हाई कंसंट्रेशन में जब इसको मेंटेन किया जाता है तो ये डैमेज काज करता है। तो उस डैमेज से बचाने के लिए इस अपनी इनकी बॉडी के अंदर एक और हमारे पास केमिकल स्टोर होता है, उसको हम TMAO कहते हैं, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड। और ये यूरिया और ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, इन दोनों को हम मिला के वो स्मोलाइड्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास फेडरल का पॉइंट है, और फेडरल को जो हम पढ़ेंगे तो उस वक्त लाजमी तौर पर ये आएगा। तो इधर भी हो गया कवर ये। तो ये यूरिया से हमारे पास क्या करेगी, बचाएगी। तो ये भी MCQs है कि यूरिया से को बचाने के लिए वो कौन सा जो कंपाउंड स्टोर करती हैं, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड या TMAO। आगे बोनी फिशेस की बात करते हैं। बोनी फिशेस जो है इनके एंसेस्टर कौन थे, फ्रेश वाटर फिशेस, और ये फ्रेश वाटर फिशेस से पैदा होके दोबारा मैरीन में आ गई थी, बट लेटर बिकम मैरीन कॉन्स्टेंटली। तो ये क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस का ख़तरा होता है, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है, और बाहर साल्ट ज़्यादा है और अंदर कम है, तो साल्ट अंदर आएगा और वाटर बाहर जाएगा। तो ये उसको किस तरह कवर करती हैं, तो इसको देखते हैं। तो ये इनका बॉडी जो है ना हाइपोटोनिक बॉडी होती है, जिसकी से हमारे पास सल्यूट हमारे पास फ्लूइड और वाटर वगैरह क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो ये क्या करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो है ना हमारे पास वाटर उसको पी लेती है, जिसकी वजह से उसकी वाटर लॉस कम हो जाता है। लेकिन एक और जो है हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि साल्ट भी अंदर बहुत ज़्यादा आता है, और साल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए ये यूरिन जो है बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसमें ज़्यादातर साल्ट को ये अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। इस तरह इसकी वाटर की कमी भी पूरी हो जाती है और साल्ट से भी इसको निजात मिल जाती है।
लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को पी लेती है और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, तो जिससे हमारे पास सल्यूट भी निकल जाता है इसका और वाटर भी बच जाता है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ओस्मो रेगुलेशन हैज़ इनेबल्ड एनिमल एंड प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। ये जो एनिमल्स और प्लांट्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट में बसे हुए हैं, हर हैबिटेट को इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर लैंड की बात करें तो लैंड पे एनिमल, अगर हम वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर को इनहिबिट किया हुआ है इन्होंने। अगर मैरिन की बात करें तो मैरिन वाटर को इनहिबिट किया हुआ है। हवा की बात करें तो परिंदे उड़ रहे हैं, सोयल में बात करें तो परिंदे, चींटियाँ जो है ना वो दौड़ रही हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ना मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में अपने आप को रेगुलेट करने की वजह से हुआ है, ओस्मो रेगुलेशन की वजह से हुआ है। तो ये जो है ना स्टेप का एक MCQs भी एक दफ़ा आया था कि किस चीज़ की वजह से ये जो है ना एक्टिवली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एनिमल्स की। तो इस इधर जो है ना उसका जवाब में ओस्मो रेगुलेशन भी था और होमियोस्टेसिस भी, उसका जवाब ओस्मो रेगुलेशन था। तो इस तरह का MCQs भी इंफॉर्मेशन बेस हमारे पास पूछा जा सकता है। ये खड़ खड़ नज़र आ रही है। तो अब शोर ख़त्म हो गया, तो अब दोबारा हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये हमारे पास मैरीन फ़िश बताई गई है जहाँ के हमारे पास वाटर जो है ना लाश का शिकार होती है, वाटर इसका निकलता है, तो ये ड्रिंक सी वाटर पीती है और जो आइसोटोनिक यूरिन जो है ना और साल्ट वगैरह उसको जो है ना ये एक्सक्रीट कर देती है, और जो ज़्यादा कुछ साल्ट होते हैं उसको गिल्स के ज़रिए से भी ये क्या कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है। आगे फ्रेश वाटर फ़िश की तरफ आते हैं। फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पानी होता है बाहर, और पानी इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है और इसको ओस्मोलाइट कर उसको क्या कर सकता है, तो इसके सेल को फुला सकता है। तो और इसके वाटर साल्ट इसकी बॉडी का बाहर भी जा सकता है। तो साल्ट जो है इसको कम ऐसे इसके लिए वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन ये प्रोड्यूस करती है। डाइल्यूट यूरिन जब ये पैदा करेगी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास वाटर इसकी बॉडी से सक्रीट हो जाएगा और साल्ट कम से कम सक्रीट होंगे। इस तरह ये अपने साल्ट को बचाएगी और वाटर से निजात हासिल करेगी। और दूसरा, साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए साल्ट कंटेनिंग ये फूड खाएगी, जिससे इसको की साल्ट की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। साल्ट वाली खुराक ये खाएगी और पानी नहीं पिएगी, और जो पानी इसके अंदर आएगा उसको भी डाइल्यूट यूरिन की सूरत में ये अपनी बॉडी से निकाल देगी। तो ये हमारे पास हो गया फ्लैश वाटर का। और उसके और दूसरा एक और तरीका इसको बॉडी से जो है पानी निकालने का, वो क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो इसकी वो बॉडी से वाटर बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर टर्शल की बात करें, टर्शल हमारे पास इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं और मैमल्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इसको एनवायरनमेंट को इनहिबिट किया हुआ है। तो इनका जो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, एवेपोरेशन होती है, जिससे हमारे पास जो है वाटर का लॉस होता है और डिहाइड्रेशन होती है। तो आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट ने सक्सेसफुली जो है ना अडॉप्ट किया हुआ है ये एनवायरनमेंट। टर्शल एनिमल्स जो है ना उनकी बॉडी कवरेज होती है जिससे हम उनके वाटर लॉस से बचा जा सकता है। और एक्सोस्केल्टन जो इंसेक्ट का होता है वो भी वैक्सी होता है, केराटिनाइज होता है, वैक्सी होता है, जिसके से वो भी वाटर लॉस से बच जाते हैं। और डेड केराटिनाइज स्किन सेल्स जो वर्टिब्रेट्स की होती है वो भी उनको वाटर लॉस से बचाती है। और वाटर की कमी को पूरा करने के लिए वो ड्रिंकिंग करते हैं और मोइस्ट फूड खाते हैं, जिससे उनकी वाटर लॉस कम हो जाता है। और कुछ में मेटाबॉलिक अडाप्टेशन होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म से जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको यूज़ करते हैं। कुछ में बिहेवियरल अडाप्टेशन होती हैं, जैसे बिहेवियरल अडाप्टेशन ये है कि धूप लग रही है आपको तो आप छाँव में चले जाओ। तो इस तरह एनवायरनमेंट में भी होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की चप्पलियाँ सन बॉक्सिंग करती हैं जब उनकी जो है उनको हीट की ज़रूरत होती है, और कुछ अपनी बर्रों में चली जाती हैं जब उनको ज़्यादा धूप जो है ना उससे उनके वाटर लॉस का ख़तरा होता है। और कैंगरू रैट जो है ना
वो उनको पानी की कमी होती है, वो ज़्यादातर 95% जो है वाटर वो अपनी कार्बोहाइड्रेट से हासिल करता है, और तकरीबन 5% जो है ना वो पीने से हासिल करता है, तकरीबन पीते ही नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर जो है ना वो किए बगैर ही, वाटर को ड्रिंक किए बगैर ही कई अरसे तक वो क्या करता है, ज़िंदा रह सकता है। वो डेजर्ट के प्लांट के सीड्स को खाएगा, और सीड में होगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से वाटर बनेगा और उसको वो यूज़ करेगा। और आगे यूरिन वो बड़ा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेंगे दोबारा जब उनके यूरिन बन रहा होगा तो वाटर की, और इससे भी वो क्या करेंगे, अपनी बॉडीज का जो वाटर है वो मिनिमल लॉस करेंगे, और मैक्सिमम अपनी बॉडी के जो हैं साल्ट वगैरह उनको सक्रीट करेंगे। तो इस तरह जो है वाटर से बचना, डिहाइड्रेशन से बचना, इस प्रोसेस को हम एनहाइड्री हाइड्रोबायोसिस भी कहते हैं। तो ये MCQ के रेफरेंस से भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे एक्सक्रीशन आ जाता है जिसको हम फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।